अपने अपनी सोच के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करने की एक स्वतंत्रता भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारा संविधान हमें देता है। तो इसके तहत माननीय सदस्यगण अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन सभी सदस्यों ने और बड़े पैमाने पर सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिसमें सत्ता पक्ष से जुड़े हुए 98 सदस्यों ने और प्रतिपक्ष से जुड़े हुए 48 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा मान्यवर अपने उन बातों से लेकर के जो हम लोगों ने पहले दिन यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के दौरान देखा था। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मानवभावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा है, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वो अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसपे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं। महोदय, मैं इस पे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए थे और जो मुद्दे उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। मैं उन सबका सम्मान करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर आभार और धन्यवाद ज्ञापित हो, इससे पहले मैं अपनी बातों की शुरुआत देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की एक टिप्पणी से करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मानव का मानव होना एक उपलब्धि है, मानव का दानव होना उसकी पराजय है
और मानव का महामानव होना उसकी विजय है। देखिए, 3 बातें उन्होंने कही और ये 3 श्रेणियां सदैव रही हैं, मानव भी, दानव भी और महामानव भी, जिसे आप देव श्रेणी में मान सकते हैं। मान्यता ये है कि महर्षि कश्यप की 2 रानियां थीं, एक से देव है, एक से दानव है, यानी मनुष्य से ही ये सब आगे बढ़ी है। उनके कर्म, उनके आचरण, उनका व्यवहार उन्हें उस श्रेणी में पहुंचाता है। जो केवल अपने लिए कार्य में व्यस्त है, अपनी दिनचर्या में, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है, वो एक मानव के रूप में हुआ। जो उस व्यवस्था पे विश्वास न करके नष्ट करने में विश्वास करता है, नकारात्मक सोच के साथ, विध्वंसात्मक सोच के साथ कार्य करता है, वह दानव हुआ। लेकिन जो उस स्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके परमार्थ के भाव के साथ कार्य करता है, वही महामानव हुआ। और ये 3 जो श्रेणियां हैं, ये 3 श्रेणियां हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। महाकुंभ की चर्चा हुई और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने महाकुंभ की घटना के बारे में बहुत सारी बातें कही। अयोध्या के बारे में भी उन्होंने बहुत सा बड़ी चर्चा की और अच्छा लगा मुझे कि आपने इसको स्वीकार किया, महाकुंभ को भी स्वीकार किया, सनातन परंपरा को भी स्वीकार किया और अयोध्या धाम को भी स्वीकार किया। ये अच्छी बात है। और वैसे मान्यता यही है कि सोशलिस्ट समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता तब उसे धर्म की याद आती है। और अच्छा है, हम आपकी वरिष्ठता का और आपकी बुजुर्ग का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप में से खन्ना जी में कौन ज्यादा बुजुर्ग है, यह तय कर पाना थोड़ा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, साथ ही रहे। 11-12 साल का अंतर था। नहीं, खन्ना जी को अभी नहीं किए। खन्ना जी तो अभी बहुत सक्रिय है। खन्ना जी तो अभी आप चाहें तो उनसे, मैं तो श्रीपाल जी से कहूंगा, एक बार 500 मीटर की दौड़ में दोनों खड़े हो जाइए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को इस बारे में आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया और उस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। मैं भौचक हूं। 2013 में आपको वहां जाने नहीं दिया गया था, इस बार आप गए थे। नहीं, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की और वहां की सुविधाओं के बारे में मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हाँ, ठीक है, कोई भी हो, व्यवस्था सरकार की थी, सरकार की व्यवस्था होती है, व्यवस्था सरकार की थी, माध्यम अध्यक्ष जी थे, लेकिन गए और जाकर के आपने उन सुविधाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और आपने इस बात को कहा। और जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती,
अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं थे। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत के अंदर अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है। मैं बुद्ध को ही मानता हूं, जैन को ही मानता हूं। महावीर जैन की परंपरा को, ऋषभ देव से लेकर के महावीर जैन तक की परंपरा को, सभी तीर्थंकरों के प्रति भी सम्मान का भाव रखता हूं। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों का भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। भारत के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले और भारत की सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका रखने वाले सभी पंथ और संप्रदायों को पूरा सम्मान करते हैं। बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों, ये डबल इंजन की ही सरकार है कि 26 दिसंबर की तिथि, ये डबल इंजन सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में घोषित की है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों की शहादत के प्रति सम्मान का भाव। और पहली बार हुआ है जब गुरु वाणी का पाठ मुख्यमंत्री आवास पर निरंतर हो रहा है, तो पहली बार हो रहा है। तो भगवान बुद्ध के प्रति भी हमारे मन में अथाह श्रद्धा है, सम्मान का भाव है। जैन तीर्थंकरों के प्रति भी हमारे मन में वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। सिख परंपरा के प्रति भी वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। कबीरपंथी हो, रविदासी परंपरा हो, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा हो, या भारत के अंदर जन्मी हुई हर उस उपासना विधि का जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होती हो और भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ता है, उन सब के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव है। लेकिन महाकुंभ के बारे में जो बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। ये मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण और भी है कि जिस उद्देश्य के साथ इस सदन में माननीय सदस्य आते हैं, इस पूरी चर्चा में उन्होंने भाग लेकर के अपने विचारों को इस सदन के सम्मुख रखा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए हमारे उन सभी माननीय सदस्यों को मैं
हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है और उनकी संख्या 146 है। 146 माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष समेत 146 सदस्य चर्चा में भाग लें, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर चर्चा है। मुद्दे अपने हो सकते हैं, अपनी विचारधारा हो सकती है और अपनी अपनी सोच के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करने की एक स्वतंत्रता भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारा संविधान हमें देता है, तो इसके तहत माननीय सदस्यगण अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन सभी सदस्यों ने और बड़े पैमाने पर सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिसमें सत्ता पक्ष से जुड़े हुए 98 सदस्यों ने और प्रतिपक्ष से जुड़े हुए 48 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा मान्यवर अपने उन बातों से लेकर के जो हम लोगों ने पहले दिन यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के दौरान देखा था। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा है, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वो अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिस पे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं। महोदय, मैं इस पे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए थे और जो मुद्दे उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, मैं उन सबका सम्मान करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आभार और धन्यवाद ज्ञापित हो, इससे पहले मैं
अपनी बातों की शुरुआत देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की एक टिप्पणी से करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मानव का मानव होना एक उपलब्धि है, मानव का दानव होना उसकी पराजय है और मानव का महामानव होना उसकी विजय है। देखिए, 3 बातें उन्होंने कही और ये 3 श्रेणियां सदैव रही हैं, मानव भी, दानव भी और महामानव भी, जिसे आप देव श्रेणी में मान सकते हैं। मान्यता यह है कि महर्षि कश्यप की 2 रानियां थीं, एक से देव है, एक से दानव है, यानी मनुष्य से ही ये सब आगे बढ़ी है। उनके कर्म, उनके आचरण, उनका व्यवहार उन्हें उस श्रेणी में पहुंचाता है। जो केवल अपने लिए कार्य पे व्यस्त है, अपनी दिनचर्या में, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है, वो एक मानव के रूप में हुआ। जो उस व्यवस्था पे विश्वास न करके नष्ट करने में विश्वास करता है, नकारात्मक सोच के साथ, विध्वंसात्मक सोच के साथ कार्य करता है, वह दानव हुआ। लेकिन जो उस स्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके परमार्थ के भाव के साथ कार्य करता है, वही महामानव हुआ। और ये 3 जो श्रेणियां हैं, ये 3 श्रेणियां हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। महाकुंभ की चर्चा हुई और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने महाकुंभ की घटना के बारे में बहुत सारी बातें कही। अयोध्या के बारे में भी उन्होंने बहुत सा बड़ी चर्चा की और अच्छा लगा मुझे कि आपने इसको स्वीकार किया, महाकुंभ को भी स्वीकार किया, सनातन परंपरा को भी स्वीकार किया और अयोध्या धाम को भी स्वीकार किया। ये अच्छी बात है। और वैसे मान्यता यही है कि सोशलिस्ट समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता तब उसे धर्म की याद आती है। और अच्छा है, हम आपकी वरिष्ठता का और आपकी बुजुर्ग का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप में से खन्ना जी में कौन ज्यादा बुजुर्ग है यह तय कर पाना थोड़ा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, साथ ही रहे। 11-12 साल का अंतर था। नहीं, खन्ना जी को अभी नहीं किए, खन्ना जी तो अभी बहुत सक्रिय है। खन्ना जी तो अभी आप चाहें तो उनसे, मैं तो शिवपाल जी से कहूंगा, एक बार 500 मीटर की दौड़ में दोनों खड़े हो जाइए। लेकिन नेता प्रतिपक्षों इस बारे में आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया और उस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। मैं भौचक हूं। 2013 में आपको वहां जाने नहीं दिया गया था, इस बार आप गए थे। नहीं, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की और वहां की सुविधाओं के बारे में मुक्त कंठ से प्रशंसा की।
हाँ ठीक है, कोई भी हो, व्यवस्था सरकार की थी, सरकार की व्यवस्था होती है। व्यवस्था सरकार की थी, माध्यम अध्यक्ष जी थे, लेकिन गए और जाकर के आपने उन सुविधाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और आपने इस बात को कहा। और जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं थे। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26। 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत के अंदर अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है। मैं बुद्ध को ही मानता हूं, जैन को ही मानता हूं। महावीर जैन की परंपरा को, ऋषभ देव से लेकर के महावीर जैन तक की परंपरा को, सभी तीर्थंकरों के प्रति भी सम्मान का भाव रखता हूं। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों का भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। भारत के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले और भारत की सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका रखने वाले सभी पंथ और संप्रदायों को पूरा सम्मान करते हैं। बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों, ये डबल इंजन की ही सरकार है कि 26 दिसंबर की तिथि, ये डबल इंजन सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में घोषित की है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों की शहादत के प्रति सम्मान का भाव। और पहली बार हुआ है जब गुरुवाणी का पाठ मुख्यमंत्री आवास पर निरंतर हो रहा है, तो पहली बार हो रहा है। तो भगवान बुद्ध के प्रति भी हमारे मन में अथाह श्रद्धा है, सम्मान का भाव है। जैन तीर्थंकरों के प्रति भी हमारे मन में वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। सिख परंपरा के प्रति भी वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। कबीरपंथी हो, रविदासी परंपरा हो, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा हो, या भारत के अंदर जन्मी हुई हर उस उपासना विधि का जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होती हो और भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ता है, उन सब के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव है। लेकिन महाकुंभ के बारे में जो बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था।
यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं, जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हों, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हों, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? वैश्विक आयोजन का मतलब क्या? दुनिया आए, देखे, और जो आ रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। आपने तो अमृत स्नान के दिन मीडिया, विभिन्न मीडिया चैनल के द्वारा जो लाइव दिखाया जा रहा था, उसमें विदेशी जो पर्यटक आए थे, जिन्होंने कुंभ को साक्षात देखने का अनुभव किया, उनकी बातों को भी सुना होगा। कितने प्रफुल्लित थे। आयोजन सनातन धर्मावलंबियों का, लेकिन खुशी उनको हो रही थी कि ऐसा आयोजन पहली बार हुआ और दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं है जिस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के एक साथ एक मंच पर आकर के उन सभी आयोजनों को अपने अनुसार आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। और ये हमारे लिए तो गौरव का विषय होना चाहिए कि गत वर्ष अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ, उसको भी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया अयोध्या के प्रति लालयित थी। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन आया। महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या को, काशी को नजदीक से देखने का भी अवसर आम जन को प्राप्त हुआ है। और मेरा मानना है कि ये दो महाआयोजन, अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर रामलला का विराजमान होना, महाकुंभ का आयोजन या उत्तर प्रदेश की दृष्टि और भारत की दृष्टि से, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसकी दृष्टि से कि मील के पत्थर साबित होने वाले हैं भारत के लिए, भारत की आध्यात्मिक परंपरा के लिए और भारत की आर्थिकी के लिए भी ये महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह पूरे आयोजन के प्रति लोगों के मन में जो भाव आया है, वह भाव राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने वाला भाव है। पूरे कुंभ में आपने देखा होगा, जो आप कहते हैं भेदभाव हुआ है, किसके साथ भेदभाव हुआ? वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। और इसीलिए जब इस संबंध में मैं यहां पर अपनी बात को कह रहा हूं, महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने, जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था,
पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबसे इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नीयत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है। तो विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। महोदय, यह वर्ष भारत के संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान के शिल्पी के रूप में जो कार्य किया गया था, वह संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत के सभी संविधान निर्माताओं के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि का क्षण भी है और विशेष रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। आप समाजवादी कब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने लग गए? आप लोगों ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम ही बदल दिया था। तब याद नहीं आई बाबा साहब की? याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया ने कहा था कि अंबेडकर जी के नाम पर और अन्य सामाजिक न्याय के महापुरुषों के नाम पर जो भी स्मारक बने इनको तोड़ करके मैरिज हॉल बना देंगे। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि उस दौरान समाजवादी पार्टी ने न केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बल्कि मान्यवर कांसी राम के नाम पर लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया था। और खैर, गेस्ट हाउस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में तो चर्चा ही क्या करनी। महिलाओं के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? महापुरुषों के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? ये किसी से छुपा हुआ है? अब देखिए, जिसको दुनिया ने देखा है, जिसको दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, उसको कहीं से भी क्लीन चिट मिल जाए, कभी उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, कभी नहीं छुटकारा पा सकते हैं। और दुनिया ने देखा है, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के इस आचरण से तो हर सभ्य समाज हमेशा व्यथित रहा है। आप किस बात की बात करते हैं? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किया गया। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक इंटरनेशनल सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लखनऊ में कर रही है। 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के दिवस के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कि पावन तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में सुंदरीकरण करने का कार्य यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। महाराज सुहेलदेव को विजय स्तंभ स्मारक बहराइच में यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। निषाद राज गुह का स्मारक और भगवान राम के साथ उनकी 56 फुट ऊंची प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम भी यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, आपने 4-4 बार रह करके किया क्या? आप कर क्या रहे थे? आप तो अवसर भाजपा दिखाते रहे, कभी सपा के साथ, कभी सपा कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, और फिर जैसे ही अवसर आया उसमें उनके साथ फिर धक्का मुक्की करके बाहर निकल गए। ये लगातार करते रहे और इसीलिए यह एक अवसर है हमारे पास। पहली बार अभी बजट पे चर्चा होगी, हम बताएंगे। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं लागू किए जाने के, हो चुके हैं। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पुण्य श्लोका
माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है और उनके प्रति भी पुण्य स्मरण करने का एक अवसर है। सरकार एक बड़ी व्यवस्था उनके नाम पर घोषित करने जा रही है। संत कबीर के नाम पर भी हमारी सरकार एक योजना लेकर के आई है। संत रविदास के नाम पर भी लेकर के आई है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही बताया। सरदार पटेल के नाम पर भी हमारी सरकार करने थी। अंबेडकर गांव अनुसूचित जातियों का चयन करके सबसे ज्यादा विकास पहले वही कराए। महोदय, यही नहीं, यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन का यह महत्वपूर्ण शताब्दी वर्ष भी है। काकोरी ट्रेन एक्शन देश की स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है और यह उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का अवसर है और हमारी सरकार इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए कार्य कर रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार पिछले 7.25 वर्ष से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की पहचान दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के तत्काल बाद और उसके उपरांत सरकार गठन होने के बाद ही उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के आयोजन के बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन 24 जनवरी 1950 से लेकर के 24 जनवरी 2017 तक कभी भी उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया गया। पहली बार 24 जनवरी 2018 को हमारी सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल से रामनाईक जी के आग्रह पर हम लोगों ने इस आयोजन को भव्यता के साथ आगे मनाया, लेकिन इस आयोजन के साथ मैंने बहुत सारी चीजों को जोड़ने का काम भी किया। हर बार के आयोजन के साथ कुछ न कुछ जोड़ना जो उत्तर प्रदेश को पहचान दिला सके। और पहला आयोजन था जिसमें हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का लॉन्च किया था। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, ये पहले से चले आ रहे थे, लेकिन लुप्त प्राय से हो गए थे, इनको पहचान समाप्त हो गई थी। जैसे आपने काला नमक चावल की बात कही, ये काला नमक चावल कहते हैं भगवान बुद्ध का प्रसाद है। भगवान बुद्ध के समय में इसकी उत्पत्ति होती है और भगवान बुद्ध ने के समय से ये चावल है, बहुत उसकी खुशबू है। वो अलग विषय है कि आप अकेले खा जाते हैं, शिवपाल जी को नहीं खिलाते हैं। कभी खिला दीजिए, उनको भी बुला दीजिए। हाँ, मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा लाए गए चावल का जरूर हम स्वाद लेंगे। मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं खन्ना जी को भी खिलाऊंगा, लेकिन यह है कि खन्ना जी के अनुसार डाइट लेके आएंगे आप। महोदय, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी है और देश के अंदर परंपरागत उत्पाद को कैसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसके ब्रांड के रूप में कहीं देश के अंदर और दुनिया के अंदर चर्चा होती है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की योजना की चर्चा होती है। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे लगभग 2.25 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है। और आपने सिद्धार्थनगर की जो बात कही है कि वो काला नमक चावल के लिए इतना पैसा लिया गया, इतना उसमें सब्सिडी सरकार से मिली है, वो ये घटना नहीं है। ये मामला है खेसरा ब्लॉक की एक एसपीबी में, ये एफपीओ से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर चलाने के लिए वहां पर 20 व्यक्तियों की, एक व्यक्ति नो एक बल्कि एक समूह को एक पैसा दिया गया है। व्यक्ति नहीं है, तो समूह है। एफपीओ जिसको कहते हैं, किसान उत्पादक संगठन है ये।
और किसान उत्पादक संगठन को ये पैसा दिया गया है जिससे काला नमक चावल की वो ब्रांडिंग कर सके, उसको प्रमोट कर सके और किसानों के साथ जोड़ करके फिर उसके एक्सपोर्ट के लिए एक सेंटर बना सकें और वह कार्य करेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत देर नहीं, चिंता मत करिए, सब होगा, अपने अनुसार चलेगा, कुछ तो हुआ है। अरे आप इतने वरिष्ठ हैं, अब तक काला नमक चावल की याद नहीं आई, खाते जिंदगी भर रहे, लेकिन काला नमक चावल को पहचान हमारी सरकार ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। और पांडे जी वही कह रहे हैं ना, तो ये एफपीओज है और ये उन हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर दे करके उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने, उसको एक्सपोर्ट के लिए किस प्रकार के प्रोडक्ट चाहिए उस दिशा से वो सेंटर बनाया गया है और वह उस पर कार्य करना प्रारंभ किया है और कार्य भी करेगा। आप निश्चिंत रहिए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने अयोध्या के बारे में भी कहा, अयोध्या में आप लोगों की परेशानी को मैं समझ सकता हूं और आपके साहस को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आज आपने कहा कि साहब मैं सनातनी हूं। समाजवादी पार्टी से सनातनी होना, एक समाजवादी से नहीं, इसलिए मतलब है क्योंकि आप समाजवादी तो पहले तो राम को के अस्तित्व को ही नकार गए थे। भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार गए थे। याद करिए 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन और ब्रज तीर्थ के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी के साथ की ओर से बयान आया था कि वह, हमने कहा था कृष्ण की एक बहुत भव्य प्रतिमा भी वहां लगेगी। तो आपके यहां से आया था कि आप लोग भी दुर्योधन का बहुत बड़ा वो लगाएंगे। तो हमने कहा दुर्योधन का ही आप लगाने की आपकी सोच है, दुर्योधन के तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था न होना ये डॉक्टर लोहिया को भी झुटलाने जैसा है। याद करिए डॉक्टर लोहिया ने भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बारे में किन विचारों को उद्धृत किया था। और मुझे लगता है कि यही दिखाता है कि आप लोग न सनातन धर्म के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर पा रहे हैं और न सच्चे समाजवादी के रूप में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। अयोध्या के बारे में आपकी चिढ़ स्वाभाविक है, क्योंकि पहले अयोध्या में क्या होता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज अयोध्या में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। अब याद करिए, अगर इन सड़कों को हम 4 लेन का नहीं बनाए होते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना होता, 4 रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण नहीं हुआ होता, क्या एक काम हो गया होता? वहां पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ पाते, इतना भव्य दर्शन कर पाते, उन गरीबों को रोजगार मिल पाया होता जो लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन नाविकों के हाथों को काम मिल पाता जो आज हजारों रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट और होटल की जो इनकम हो रही है, टैक्सी वाले और बस वालों की इनकम हो रही है, गाइड के रूप में लोग पैसा कमा रहे हैं, दुकान वाले पैसा कमा रहे हैं, क्या ये कमा पाते? लेकिन आप लोग पहले दिन से हमने जमीन अधिग्रहण करनी प्रारंभ की, आप लोगों ने कहा साहब भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करना प्रारंभ किया, आप लोगों ने उसमें आंदोलन करने के लिए लोगों को उकसाना प्रारंभ किया। मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों को जिन्होंने सरकार पर विश्वास किया, आप लोगों पे विश्वास नहीं किया। और अयोध्या के अंदर 1700 करोड़ रुपए से अधिक केवल हमने कंपनसेशन पे खर्च किया। और आपने माझा, जो आपने वहां की जमारा की बात की, तो वह 14 गांवों के संबंध में है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेना द्वारा शूटिंग के लिए उस लैंड को अधिसूचित किया गया था, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और उसको डी नोटिफाई
हमने किया है क्योंकि वह लैंड गवर्नमेंट की लैंड थी, न्यूट्रल लैंड थी, प्राइवेट लैंड है जहां खरीद फरोख्त तो हो सकती है लेकिन कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। और वहां पे हमने मंदिर म्यूजियम के लिए उस लैंड को लिया है कि भारत के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जितने मंदिर हैं उन सब की शैली का एक म्यूजियम वहां पे बनने वाला है, जिससे दुनिया देखेगी कि कितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं। और अयोध्या में कोई आएगा तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ साथ उसको कुछ अन्य स्थल भी देखने को मिलेंगे। और इसके लिए डी नोटिफाई किया है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं किया है। ये कहना कि इसको किसी को दे दिया है, मुझे लगता है गुमराह करने वाली बात होगी और ये तथ्यों को शरारतपूर्ण तरीके से छेड़छाड़ करने वाली स्थिति होगी। महोदय, उत्तर प्रदेश के पहले दिवस पर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना घोषित की थी। दूसरी योजना हमने 19 में घोषित की थी, 24 जनवरी 19 को विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, भारत के हस्तशिल्पियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए। हमारा गांव, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, ग्राम स्वराज की जो बात की थी, कि भारत के गांवों की ही व्यवस्था को लेकर आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के सरकार पर कम आश्रित था या आश्रित था ही नहीं, आपस में मिलकर के ग्राम व्यवस्था को संचालन करता था। और पहले तो ऐसे होता था, जब ग्राम प्रधानों का चुनाव नहीं होते थे, पांडित जी आप तो जानते हैं कि गांव की व्यवस्था अपने आप चलती थी, अपने आप चलती थी। गांव में सम्मानित कोई वरिष्ठ व्यक्ति को लोग ग्राम प्रधान बना करके उस व्यवस्था को चलाते थे, उसकी बात को मानते थे, वह भी एक अभिभावक के रूप में काम करता था, पूरी व्यवस्था को लीडरशिप देता था, गांव के सारे मामलों का निस्तारण वही होता था। गांव का हर व्यक्ति गांव में रहता था, लेकिन गरीबी थी, पैसा नहीं था, लेकिन कोई भूखों भी नहीं रहता था। ये हमारा आदर्श गांव था। और उस व्यवस्था के तहत हमारे गांव में भी हस्तशिल्पी हुआ करते थे, शहरों में भी तमाम हस्तशिल्पी हुआ करते थे। कोई नाव का काम करता था, कोई मोची का काम करता था, कोई हलवाई का काम करता था, कोई दर्जी का काम करता था। कोई पैसा नहीं था, लेकिन राशन के आधार पर लोग एक दूसरे की व्यवस्था का संचालन करते थे। और पहली बार उनके श्रम को सम्मान मिला। हमारी सरकार ने उन्हें आज पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देश के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। हमने 19 में इस स्कीम को लागू किया था और 16 कैटेगरी तय की थी, जिसमें हम लोगों ने राजमिस्त्री से लेकर के, बढ़ई से लेकर के, नाव से लेकर के, लोहार से लेकर के सभी हस्तशिल्पियों को पहचान करके इनकी निश्चित ट्रेनिंग कराना, इनको टूल किट फ्री में उपलब्ध करवाना और फिर इनके प्रोडक्ट को या इनको सस्ते में लोन और ब्याज वहां पे लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ जोड़ करके इनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान है। 2020 में 24 जनवरी के दिन, उत्तर प्रदेश दिवस के दिन, हम लोगों ने घोषित किया था मिशन शक्ति का अभियान, महिला सशक्तिकरण के अभियान के साथ जुड़ा था, जिसमें महिला सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और स्वावलंबन भी है। उन्हें यह धनराशि भी उपलब्ध हो रही है। महोदय, 16-17 में गन्ना उत्पादक किसान प्रति हेक्टेयर 72 टन प्रति हेक्टेयर वह पैदा करने की सामर्थ्य रखता था। आज वह 24-25 में उसकी जो पैदावार हुई है वो 85 टन प्रति हेक्टेयर हुई है, यानी उसमें वृद्धि हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 से अब तक जो हम लोगों ने 45-46 लाख गन्ना किसान हैं, इनको 2,73,000 करोड़ रुपए से जो रिकॉर्ड गन्ना मूल्य है, ये गन्ना मूल्य का भुगतान भी गन्ना किसानों के खाते में गया है। अगर मैं इसको कहूं तो 2017 के पहले 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान आप लोगों ने किया है उससे ज्यादा है। 7 वर्ष में हम लोगों ने उससे कई ज्यादा, यानी लगभग ये 60,000 करोड़ रुपए अधिक भुगतान गन्ना किसानों को मात्र 7.25 वर्ष में अब तक किया गया है। 120 चीनी मिलें वर्तमान में क्रियाशील हैं और इनकी जो पेराई क्षमता है यह लगातार बढ़ाई गई है। 3 नई चीनी मिलें 17 के बाद लगी हैं, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन किया गया है, 38 चीनी मिलों का विस्तार हुआ है
और लगभग 1,25,000 जो लोग हैं उनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ रोजगार के साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही 285 नई खांडसारी इकाइयों की स्थापना के लिए इसके माध्यम से 41,800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है, यह भी किया गया है। इथेनॉल उत्पादन में 42 करोड़ से बढ़कर के 23-24 में बढ़कर के 177 करोड़ लीटर आज उत्तर प्रदेश के अंदर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। सिंचाई और बिजली की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध होने के बाद 14 लाख से अधिक निजी नलकूपों में बिजली बिल माफ किए गए हैं और 31 सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से 22,75,000 हेक्टेयर की अधिक सिंचन की क्षमता भी इसके माध्यम से अर्जित की गई, जिसके माध्यम से 46,69,000 कृषक इसके माध्यम से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। महोदय, इसके अलावा मध्य गंगा नहर परियोजना फेज 2, कनहर सिंचाई परियोजना, महाराजगंज में रोहिन नदी बांध ये पूर्ण होने पर 4,74,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन के अतिरिक्त क्षमता सृजित होगी और इसके माध्यम से 6,77,000 किसान इसके माध्यम से लाभान्वित होने वाला है। महोदय, इसके साथ ही पीएम कुसुम योजना में हम लोगों ने 2024 में जो किसान हैं उन लोगों तक अब तक यानी 2023 तक हम लोगों ने लगभग 82,000 किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए हैं और इस सत्र में 53,000 से अधिक किसानों के सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, जिससे उन्हें ये सुविधा उपलब्ध हो सके और सरकार इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके। महोदय, इसके साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़े कदम बढ़ाए हैं। 2017 के पहले यानी आजादी के पहले जो मेडिकल कॉलेजेस खुले थे उनको लेकर के 2017 तक केवल गवर्नमेंट स्तर पर 17 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर बन पाए थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं। सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के कार्यक्रम को सरकार आज पूरे उस पर आगे बढ़ा चुकी है। इसके परिणाम भी सरकार के सामने आए हैं। सरकार ने जो इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किया है, आज उसी का परिणाम है कि सरकार इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, पांडे जी आप तो सिद्धार्थनगर से आते हैं और सिद्धार्थनगर वह जनपद है जिसमें सर्वाधिक मौतें होती थी, मासूम बच्चे मरते थे जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से। आंदोलन केवल हम लोग करते थे, आप लोग आंदोलन में आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं था और कभी सदन में भी इस मुद्दे को रखने की फुर्सत भी नहीं थी। हम लोग सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ते भी थे और जब अवसर मिला तो इसको पूरी तरह उन्मूलन कर दिया हम लोगों ने। इंसेफ्लाइटिस महोदय, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस में 85% और जापानी इंसेफ्लाइटिस में 99% की कमी आई है। आज किसी घर में भय नहीं है कि 9 की बीमारी आएगी। अब लोग पूरी तरह इससे आश्वस्त हैं। डेंगू में 17 की अपेक्षा डेंगू में मृत्यु दर में कमी आई है लगभग 95%। मलेरिया 17 की तुलना में 24 में 56% की कमी आई है और अब प्रदेश के अंदर हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने लगभग 6-7 जनपद हमारे ऐसे बचे हैं जिन पे हम लोग अब फाइनल रूप से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जिले में आज डायलिसिस की सुविधा हो चुकी है। हर जिले में लोगों को ब्लड बैंक की सुविधा और ब्लड एफरेसिस की सुविधा वहां मिल सके, प्लेटलेट्स की सुविधा प्राप्त हो सके, यह कार्यक्रम भी वहां से आगे बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान भारत में सर्वाधिक गोल्डन कार्ड बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और आयुष्मान कार्ड यानी इसको बनाने वाला तो है ही, साथ साथ जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड में आच्छादन नहीं थे उन लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी उन्हें आच्छादित करने का काम किया है। एमबीबीएस की सीट को अगर आप देखेंगे तो जो 17 में 1,990 थी, आज वो बढ़कर के 5,250 हुई है। निजी मेडिकल कॉलेजेस में सीट की संख्या 2,550 से बढ़ के 6,550 हुई है। राजकीय क्षेत्र में पीजी सीट्स की संख्या
2017 में तो 741 थी, आज वो बढ़कर के 1871 हुई हैं। और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में 17 की तुलना में 480 से बढ़कर के 2100 हुई है। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है और इसमें सीट्स भी बढ़ी हैं। एसजीपीजीआई में 8 नए विभाग के कार्य भी प्रारंभ हुए हैं। आईआईटी कानपुर में भी 500 बेडेड एक सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के निर्माण की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार भी उसमें योगदान दे रहा है, जिसमें स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इस कार्य को भी पूर्ण करने में राज्य सरकार पूरी सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। महोदय, इसके अलावा रोजगार के लिए सरकार ने जो कार्य किए हैं, इसमें 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी सरकार ने उपलब्ध करवाई है। आप पेपर लीक की बात कर रहे थे, आपके समय में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, माध्यमिक या उच्च शिक्षा आयोग, ये सभी में ही धुन लग चुका था। इन आयोगों की या इन बोर्डों की छवि क्या थी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करती थी। लेकिन आज पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को न केवल आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि नकल माफिया की कमर भी तोड़ी जा रही है। और नकल माफिया की कमर तोड़ते हुए युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति कुर्क करने, जब्त करने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने एमएसएमई सेक्टर को जो आगे बढ़ाया, एमएसएमई सेक्टर से 2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। प्रदेश के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने का परिणाम था कि 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिली है। और इसके अलावा हमने अब नए बजट में हम जो घोषणा करने जा रहे हैं वह आउटसोर्सिंग से या संविदा के कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की एक बड़ी क्रांतिकारी घोषणा होने जा रही है। बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है, जिसको हम उसी में करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के बारे में पहले ही आपको बताया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर आज जो हमारे पास जो चीजें आई हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने, मैं पहले भी इसका उल्लेख कर चुका हूं। और महोदय, इसका परिणाम क्या है, यानी रिजल्ट आज हम सबके सामने है। और वह यह कि पिछले जो महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में उल्लेख भी किया है, जो उन्होंने इस बारे में कहा कि मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन और सतत अनुसरण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर रहा है। जो आपके समय में पीछे से प्रथम स्थान पर रहता था, आज क्रम से प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। किसमें? एक पर्यटन में, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों और पर्यटकों को आकर्षित करने में आज उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। मुझे गत वर्ष ही 65 करोड़ लोग आए थे और महाकुंभ का आयोजन अकेले एक ऐसा आयोजन है जहां 65 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। धार्मिक आस्था से आए थे, पर्यटक नहीं थे। पांडे जी, मुझे बताइए, जो श्रद्धालु आए हैं उत्तर प्रदेश में आए हैं ना, श्रद्धालु उत्तर प्रदेश देश के अंदर पर्यटन के 2 आधार हैं। एक पेशेवर पर्यटक होता है और एक श्रद्धालु होता है जो तीर्थ यात्री के रूप में जाता है। हमने श्रद्धालु की बात इसलिए कही है, वह भी एक प्रकार के पर्यटन की सूची, मैंने धार्मिक और आध्यात्मिक कहा है। जब पर्यटन की बात आएगी तो वह भी उसमें गिना जाएगा, क्योंकि वह भी जाएगा तो किसी बस से जाएगा, किसी टैक्सी से जाएगा, किसी ट्रेन से जाएगा, किसी एरोप्लेन से जाएगा, किसी होटल, किसी धर्मशाला, किसी शिविर, किसी व्यवस्था में रहेगा, कहीं खरीदारी करेगा।
मैं कल प्रयागराज में था। मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा भैया कहां से आए हैं? उन्होंने मध्य प्रदेश के एक जनपद से कहा। तो मैंने कहा कितने लोग आए हैं? उन्होंने कहा हम 60 लोग एक पैकेज के साथ आए हैं। मैंने कहा 60 लोग आए हैं। मैंने कहा तो पैकेज क्या था? उन्होंने कहा कि 3 स्थानों पर वह हमें लेके जाएंगे। मैंने कहा कहां? कहा प्रयागराज, अयोध्या और काशी। तो उन्होंने कहा हमने 5100 रुपये में टिकट खरीदा है इन तीनों स्थानों के लिए। आप मुझे बताइए 5100 रुपये एक व्यक्ति ने खर्च किया है ना? इस दौरान खाएगा भी ना, कहीं खरीदेगा भी ना। ये मैं कहता यही पर्यटन है, यही पर्यटन है। यहां अनुष्ठान कर यहां आ रहा है, श्रद्धा भाव के साथ आ रहा है, आस्था भाव के साथ आ रहा है। और अकेले प्रयागराज परसों जब महाकुंभ का समारोह होगा तो 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को आने का अनुमान है इस पर्याय पर। और उत्तर प्रदेश में गत वर्ष ही 65 करोड़ श्रद्धालु आए थे। देश के अंदर कोई नहीं इसके समकक्ष। दुनिया के अंदर आप देखेंगे बड़े बड़े आयोजन लोग करने के दावे करते हैं, लेकिन लाखों में पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या नहीं। ये संख्या उतनी है जो यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से 1.5 गुना से अधिक है, अमेरिका की पॉपुलेशन से 1.5 गुना से अधिक है। हां, लगभग उधर जा रही है। और उन सभी को आज भी आप नकारने का काम कर रहे हैं, आज भी सच्चाई नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। इसके अलावा मैंने प्रधानमंत्री, हां पांडे जी गोवा वाले नहीं हैं, आप लोग ऐसा मत कहना, उनके पड़ोसी हैं, वो नहीं है। वो राजे महाराजे जाते हैं आपके बगल वाले ना, वही जिनकी तरफ इशारा कर रहा था। पीएम आवास योजना में ग्रामीण हो या शहरी, इन स्कीम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं के प्रति अपराध में सजा दिलाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में, एमएसएमई में नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक खातों में खोलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अटल पेंशन योजना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश कृषि निवेश पर किसानों को दे अनुदान, इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। गन्ना और चीनी उत्पादन, आम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, आलू उत्पादन, शीरा उत्पादन, इसमें उत्तर प्रदेश लगातार नंबर 1 स्थान पर। इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर। गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जेम पोर्टल पर सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। और वृक्षारोपण में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में कौशल विकास नीति को के अंतर्गत कार्य करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर। ये सभी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में आज खड़ा है। और मैं इसीलिए आप चर्चा करेंगे, अनेक बातों की चर्चा करेंगे। आपके समय में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा था और आज उत्तर प्रदेश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? उसका कोई कारण तो होगा। और उसमें मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि समस्या के बारे में सोचने से, एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं।
समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हां, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कुंभ के बारे में आपकी जैसी दृष्टि थी वैसी सृष्टि नजर आई। हम लोग तो कुंभ के संदेश को एकता के संदेश के रूप में देखते हैं, और महाकुंभ ने साबित किया है जो भारतीय ऋषि की दृष्टि थी कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यह यानी सत्य एक है, देखने की दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है, और सत्य वह है ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका विघटन करना, तोड़ना, ये सभी षड्यंत्र बेनकाब साबित हुए हैं, आगे भी होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात अनुरोध जरूर कहूंगा, कुंभ के संदेश से कुछ तो सीखें। और एक ही संदेश है कि साथ साथ चलने से ही विकास होगा, साथ साथ चलने से ही विकास होने वाला है। और एक कुंभ का सबसे बड़ा संदेश है, और उस संदेश को अगर हम अंगीकार कर सकेंगे तो बहुत कुछ कह पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। महामहिम राज्यपाल जी का यह भाषण उन्हीं बातों को प्रतिनिधित्व करता है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के इसका हिस्सा बने हैं, और मैं माननीय सदन से इस बारे में अनुरोध करूंगा कि हम सब आभार व्यक्त करें। उस दिन आप लोगों से कुछ गलती भी हो गई है तो उसके प्रति पश्चाताप करते थे। हम एक स्वर से, संवेद सदन को संबोधित करने के लिए माननीय राज्यपाल आई थी। अब संवेद सदन के द्वारा, संवेद सदन तो नहीं लेकिन इस सदन के द्वारा, इस माननीय सदन के द्वारा एक स्वर से, संवेद स्वर से, इस सदन का संवेद स्वर आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने का होना चाहिए, और इसमें हम आपके सहयोग की अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।